हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे बच्चों परम्यूटेशन मतलब क्रमचय और कॉम्बिनेशन यानी संचय। तो हमने परम्यूटेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस किए। उसके बाद पिछले सेशन में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की थी। तो बच्चों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। कॉम्बिनेशन यानी संचय, ठीक है, क्या होता है अब ये समझेंगे। उसके बाद डिफरेंस समझेंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का अंतर क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे ए बी सी, ठीक है। तो इसमें से कुछ या सभी ऑब्जेक्ट्स को लेके हम सिलेक्शन करते हैं। देखिए ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने बात की सिलेक्शन की, और परम्यूटेशन में किस चीज की बात होती है, अरेंजमेंट की बात होती है। तो जब इसमें से सभी या कुछ वस्तुएं लेके इनका सिलेक्शन करते हैं तो वही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, उसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब मान लीजिए मुझे ए बी सी 3 प्लेयर हैं और 2 प्लेयर की टीम बनानी है, 2 प्लेयर टीम। तो कैसे बनाएंगे हम इसमें से, अब देखिए ध्यान से। जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसमें से 2 लोग सेलेक्ट करने हैं। या तो ए बी को सेलेक्ट कर सकता हूं मैं, है ना, ए के साथ बी आ सकता है, या फिर ए के साथ सी आ सकता है, या फिर एक टीम में बी सी हो सकता है। बस यही तो बनेंगे 3 कॉम्बिनेशन। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बन गए हैं। अब यही है कि इतने तरीके से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जब अरेंजमेंट की बात आती है, अरेंजमेंट की बात आती है तो चीजें थोड़ी अलग हो जाएंगी। भाई पहले हमने ए को लिया फिर बी को लिया, या फिर पहले हमने बी को लिया फिर ए को लिया, ये दोनों ही बात अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे हमने ए बी को लिया या बी ए को लिया, है तो दोनों एक ही टीम में, तो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब अरेंज कर रहे हैं तो हमने अगर पहले ए को लिया फिर बी को लिया, या फिर पहले बी को लिया और बाद में ए को लिया, तो दोनों ही बात अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट है। इसी को हम बोलते हैं परम्यूटेशंस। क्या बोलते हैं, परम्यूटेशंस। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें एसी की या सीए की, अलग अलग है अरेंजमेंट, या फिर बीसी की बात करें एंड सीबी की, ये भी अलग अलग है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप इसका फर्क समझेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब कुछ डेफिनेशंस लिख लीजिए। अब यहाँ पे बात आती है आपके परम्यूटेशंस की, कॉम्बिनेशंस की। परम्यूटेशन हमने कर लिया था, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं अभी मैंने बताया। संचय इसको बोल सकते हैं, आप लिख लीजिए। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे कि वर्ड कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, जैसे परम्यूटेशन का मतलब था अरेंजमेंट, ठीक है। अब क्या होता है ये, ईच ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन which is made by taking some or all of a number of different object at a time। यही बताया था मैंने कि अलग अलग आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, तो उसमें से या तो कुछ या फिर सारे ले लें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उनका सिलेक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट। अभी हमने किया ना डिस्कस कि उनकी अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एबीसी, यही एग्जांपल हमने किया था अभी। तो इनको सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ 3 तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, ए बी, ए सी एंड बी सी। गॉट इट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हमने पिछले सेशन में किया था बच्चों, ये है ना, नोट कर लीजिए जिसने नहीं किया है अभी तक। अब बात आती है इनका डिफरेंस की।
अंतर इनके बीच का क्या हो सकता है, अंतर कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन के बीच का। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और उसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, कितने, ए बी सी डी, ये 4 ऑब्जेक्ट हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परम्यूटेशन। इसको नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें भी आपको अंतर पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कौन सा परम्यूटेशन का क्वेश्चन, पढ़ के समझ जाएंगे। पहले इनका डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, है ना, दोनों चीजों में। अगर 4 ऑब्जेक्ट हैं, द पॉसिबल सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट और परम्यूटेशन ऑफ 3 आउट ऑफ 4, अगर हम 4 में से 3 का एक बार में सिलेक्शन या हम परम्यूटेशन करते हैं यानी अरेंजमेंट करते हैं, तो क्या अंतर आएगा ये समझेंगे। 4 ऑब्जेक्ट समझ के ए बी सी डी। अब सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर इसमें से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, या तो मैं ए बी सी सेलेक्ट कर सकता हूं, या फिर ए बी डी कर सकता हूं, या फिर ए सी डी, या फिर बी सी डी। ये 4 तरीके से मैं इनका सिलेक्शन कर सकता हूं टोटल। लेकिन अगर बात आती है अरेंजमेंट की यानी परम्यूटेशन की, तो इनका जो पोजीशन है, जो अरेंजमेंट है, वो मैटर करेगा कि मैं पहले ए का नाम ले रहा हूँ, फिर बी का, फिर सी का, या फिर पहले ए का, फिर सी का, फिर बी का। इस तरह से अलग अलग आपके अरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे। टोटल 24 अरेंजमेंट्स होंगे। तो ये परम्यूटेशन 24 होंगे, जबकि कॉम्बिनेशन सिर्फ 4 होंगे। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, ये भी एग्जाम्पल है। उसके बाद जो फॉर्मूला है आपका बनता है एनसीआर, उसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। तो ठीक है बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब बात आती है एनसीआर की। जैसे परम्यूटेशन निकालते थे एनपीआर, है ना, ऐसे ही एनसीआर से कॉम्बिनेशन हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम is meant the number of group of r things which can be formed from n thing and generally it is denoted by NCR। ठीक है, हम ऐसे ही NCR, तो इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे, यही आपको यहाँ पे समझना है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम का मतलब क्या हुआ, जैसे परम्यूटेशन में हम करते थे ना कि टोटल अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और एन में से आर हम एक समय पे लेते हैं, तो उनके परम्यूटेशंस कैसे निकालेंगे। सिमिलरली कॉम्बिनेशन की बात करें तो टोटल एन ऑब्जेक्ट है, उसमें से आर एक समय पे लेते हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, ये यहाँ पे हम सीख रहे हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, अब ये है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ गिवन टाइम। तो ये एनसीआर से हम एनसीआर लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है जो यहाँ पे लिखा गया, अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इसका मतलब है, जब भी हम लिखेंगे ना एनसीआर, इसका मतलब है कि एन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आर हम एक समय पे ले रहे हैं, तो ये हो गया एनसीआर। तो एनसीआर का क्या फॉर्मूला होगा वो समझते हैं। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। जबकि एनपीआर क्या होता था, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल ही होता था, लेकिन यहाँ पे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल भी आ गया है, इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल आ जाता है। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे हम और आपका आंसर आ जाएगा अच्छे से। अब यहाँ पे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, इवेल्युएट करना है 14C3, तो n की जगह 14 है, c और 3 की जगह है r की जगह है 3, मतलब टोटल 14 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एक समय पे हमें 3 सेलेक्ट करने हैं। तो बताइए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस यहाँ पे क्या बनेंगे। सिंपल है, तो क्या बताया था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करेंगे तो कितना आ गए, 14 माइनस 3, डिनोमिनेटर में 11 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे 11 फैक्टोरियल एज इट इज आ गए, लेकिन न्यूमरेटर में हम इसको खोल देंगे, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, यहीं तक लिखेंगे, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में अगर सेम फैक्टोरियल आ जाता है कैंसिल आउट हो जाएगा।
उसके बाद 3 फैक्टोरियल को भी हमने ओपन किया है यहाँ पे, और जो कैंसिल आउट होती हैं चीजें, जैसे ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, ये हो रहा है। अब बाकियों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, है कि नहीं, और बाकियों को देखिए 14 इंटू 3, 13 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। बाकी कुछ क्वेश्चंस और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, नोट कर लीजिए। If NC9 is equal to NC8, then find NC17। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें निकालना क्या है और दिया क्या है। NC17 निकालना है, तो NCR का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब हमें दोनों चीज पता हो। लेकिन यहाँ पे R पता है, N नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। पहले N पता करते हैं इन दोनों की हेल्प से। तो NC9 इज इक्वल टू NC8, ठीक है, ये है गिवन आपको। और यहां से मुझे ये फॉर्मूला तो पता ही है, बिकॉज NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल। ये तो पता है ना। बस तो यहां से हम ये अप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस N का फैक्टोरियल, N माइनस 9 का फैक्टोरियल होगा, है ना। तो इसको हम सही कर लेंगे, N माइनस 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू N माइनस 8 का फैक्टोरियल। ये आ गया। आगे इसको करेंगे तो उससे पहले हम N से N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल काट सकते हैं ना। ऐसे क्या बचा, 1 बाय, यहाँ पे था 9 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू N माइनस 9 का फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे 1 है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा N माइनस 8 इंटू N माइनस 9 का फैक्टोरियल। अब ये चीज समझ में आई या नहीं, ये मुझे बताइए। जब भी हम फैक्टोरियल ओपन करते हैं कोई भी, जैसे 9 फैक्टोरियल है, तो क्या करेंगे हम, 9 इंटू 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल, इस तरह से करेंगे। तो सिमिलरली जब आपके पास था N माइनस 8 फैक्टोरियल, ये था ना N माइनस 8 फैक्टोरियल, तो इसको हमने ओपन किया N माइनस 8 इंटू N माइनस 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा N माइनस 8 इंटू N माइनस 9 का फैक्टोरियल। यहां से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको ध्यान से समझ, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, कैंसल आउट क्या क्या हो रहा है। जैसे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, N माइनस 9 से फैक्टोरियल से N माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कैसे हो रहे हैं ये तो पता है ना बच्चों। अगर कंफ्यूजन हो तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा है, 1 बाय 9 इज इक्वल टू 1 बाय N माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो N माइनस 8, या फिर दोनों का रेसिप्रोकल ले लीजिए, एक ही बात है। तो N इज इक्वल टू कितना आ गया, 17 आ गया। N की वैल्यू 17 आ गई है, तो हम यहां से इजीली NC17 निकाल सकते हैं। तो नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई ना। अब तो सिंपल है,
देखिए NC17 की वैल्यू निकालनी है ना, तो मुझे पता है बिकॉज n इज इक्वल टू 17 आ गया अब तो 17C17 क्या होगा, ये हो जाएगा 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल इंटू 17 माइनस 17 का फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल यहीं पे काट देते हैं हम, आगे इसको नहीं लेके जाएंगे। क्या बच जाएगा, 1/17 माइनस 17 जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, जीरो का फैक्टोरियल 1 होगा, इसीलिए यहाँ पे आपका 1/1 यानी 1 आ गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर NC17 इज इक्वल टू 1। आगे आंसर नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से समझ गए हैं। एनसीआर का जो फॉर्मूला हमने बताया है उसको अप्लाई करना अच्छे से आ गया है आपको। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे अगले सेशन में। बाकी कुछ यहाँ पे जो और फॉर्मूले हैं हमारे पास वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं अगले सेशन के लिए, ये आप बचा के रखें। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।